सर, भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मैं देख रही हूँ आपने वैसे तो सारा विवरण दे दिया है वहां पे। मेरा एक प्रश्न ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, तब तो सबूत मांगे गए थे, किंतु अब की बार साथ देने की बात भी गई है, लेकिन प्रश्नों की बौछार भी हो रही है, राफेल की गिनती भी मांगी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे हैं और जो नेता उठा रहे हैं, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार का इतिहास उठा करके देख लीजिए। उनके नेतृत्व में जब जब युद्ध की स्थिति आई, भारत ने कुछ ना कुछ खोया है। ये पहला एक अघोषित युद्ध था जिसमें हमने कुछ खोया नहीं, और हमने पहली बार पूरे दुनिया के सामने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने जो अपने अदम्य साहस, शौर्य का परिचय दिया है, उसको शब्दों में व्याख्यात नहीं किया जा सकता। किसी ने कल्पना की थी कि बिना उनके यहाँ रहने वाले आम जन को किसी नुकसान पहुंचाए, जो टारगेट्स हमारी सेना के अधिकारियों ने तय किए थे, उन टारगेट्स पर जो आतंकी कैंप थे, हमने उन आतंकी कैंप को तबाह किया। अब जो लोग कौन आतंकी मरा, कौन नहीं मरा, इसका सबूत मांग रहे हैं, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई बुरा कृत्य नहीं हो सकता। जिन लोगों को सेना की तारीफ करनी चाहिए, जिन लोगों को सेना में ये कहना चाहिए कि हमारी सेना ने एक अद्भुत साहस का परिचय दिया है, वो लोग सेना के शौर्य पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। किसी भी सेना के मनोबल को गिराने का किसी भी दल के राजनेता को कोई अधिकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने भारत को एक ऐसा साहसी नेतृत्व दिया है कि जिस नेतृत्व में भारत ने दुश्मन के देश में, दुश्मन की सीमाओं के अंदर घुस करके दुश्मन को नाको चने चबाने का काम किया है। हमें अपने देश की सेना पर गर्व है, हमें अपने समस्त सैनिकों पर गर्व है। और आपने देखा होगा, जिनकी तुच्छ मानसिकता है, उनकी छोटी मानसिकता है, उन्होंने तो इस बात पर भी प्रश्न खड़े किए कि व्योमिका सिंह क्यों ब्रीफ कर रही हैं, क्यों सोफिया कुरैशी। अरे भारत देश है, इस भारत देश के अंदर भारत की नारी शक्ति को सबसे ज्यादा सम्मान दिलाने का काम यदि किसी प्रधानमंत्री ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, चाहे इस देश के अंदर प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के अंतर्गत बनाए गए करोड़ों शौचालय हों, गरीबों के लिए आवास बनाए गए हों, ऐसी बहुत सी योजनाएं जिनको मैं आंकड़ेबद्ध पूरी प्रेस में मैं बोल चुका हूं, मैं दोबारा उनको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से उन नेताओं से है जो लोग हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो लोग अपने, जब उनके परिवार की सरकारें थी, उस युद्धों की इतिहास को याद करें और क्या उन्होंने दिया था भारत का हिस्सा जिनके नेतृत्व की सरकारों में गया हो। आज वो लोग हमसे प्रश्न पूछने के भी हकदार हैं। सर, एक उपलब्धि आपकी आध्यात्म को लेकर भी हुई है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे काशी कॉरिडोर हो। अभी कृष्ण जन्मभूमि का कॉरिडोर का मामला आ रहा है, एक समुदाय विरोध कर रहा है, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है, भारत एक आस्थावान देश है और आस्था और विश्वास का अभी एक सबसे बड़ा संगम और सबसे बड़ा उदाहरण अभी कुछ दिन पहले हमने महाकुंभ में देखा था। 60 करोड़ से ज्यादा लोग वहां संगम में डुबकी लगा करके आए। हमने काशी कॉरिडोर बनाया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाकाल कॉरिडोर बना, सोमनाथ जी की सौंदर्यकरण हुआ, ऐसे अनेकों हैं। जिस कॉरिडोर की आप चर्चा कर रही हैं, उस पर माननीय न्यायालय का एक निर्णय आया है, उस निर्णय के तहत ही सरकार काम कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि जो थोड़ा बहुत इसका विरोध है उसको बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा। वहां पर जितने भी उस प्रकार के कार्य जो उसका डिजाइन है, वो केवल इस नाते है, जो तीर्थ यात्री भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं उनको हम और अधिक सुविधा दे सके और अच्छे से वो भगवान के दर्शन कर सके, वहां पर किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी की भक्ति और किसी की आस्था से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ करने की सरकार की कोई मंशा नहीं। जी सर, 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इस योजना के 4 वर्ष अभी बाकी हैं। बतौर गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रभारी मंत्री, इस क्षेत्र में, इस जिले में क्या आपकी योजनाएं हैं आने वाले 4 वर्षों? केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हमारी चल रही हैं, उसका लाभ जनपद के आम व्यक्ति के द्वार तक सीधे पहुंचे, ये सरकार के एजेंडे में है और सरकार इस पर काम कर रही है। जहां तक आपने गौतम बुद्ध नगर की बात करी, अब से चंद दिनों के बाद एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट राष्ट्र को समर्पित होगा। इस जनपद के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे,
उससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो यहाँ नए उद्योग लगेंगे उनमें 40% प्रतिनिधित्व यहाँ के नौजवानों को मिलेगा। यहाँ के नौजवानों के लिए भी एक खुशी की बात है। और मैं मानता हूँ कि मात्र एक जनपद के लिए नहीं, ये भाजपा सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं। यहाँ 5 जिलों को टारगेट करके काम होता था, यहाँ परिवार को टारगेट करके काम होता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश के 75 जनपदों में एक समान दृष्टि के माध्यम से हम प्रदेश को विकसित प्रदेश की बनाने में लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में प्रदेश विकसित प्रदेश बनकर। जी धन्यवाद सर। वर्ष पूरे होने पर जो कि प्रेस क्लब में आयोजित हो रही है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में गौतम बुद्ध नगर जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय कुंवर ब्रजेश जी, आदरणीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, गौतम बुद्ध नगर जिले के प्रभारी आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी, नोएडा महानगर के अध्यक्ष आदरणीय महेश चौहान जी, सभी लोग और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपना विषय पत्रकार बंधुओं के बीच में रखें। आदरणीय प्रधान, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण और विकसित भारत का अमृत काल 11 साल के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर आयोजित इस सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी, महानगर के अध्यक्ष महेश चौहान जी, हमारे जिले के प्रभारी प्रमोद जी और इस वार्ता में उपस्थित सभी मेरे पत्रकार बंधु और छायाकार बंधु, आप सब जानते हैं कि 2014 में आज से 11 वर्ष पूर्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता संभाली तो कुछ नारों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अपनी उस यात्रा का प्रारंभ किया था। जब उन नारों पर धीरे धीरे प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने अपने कार्य करने की शैली से कार्य करना प्रारंभ किया तो विपक्ष के लोगों को लगता था और उन नारों का मजाक बनाते थे। आज वही नारे, चाहे वो मोदी है तो मुमकिन है, विरासत भी विकास भी, ऐसे अनेक नारे आज धरातल पर उतारकर उसको अपने काम करने की शैली से और ये भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के काम क्रम में इन 11 वर्षों की ये यात्रा है। और जब हम इन 11 वर्षों की चर्चा करते हैं, इन 11 वर्षों में जब ये 11 वर्ष भारत के कालखंड में लिखे जाएंगे तो ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे और ये कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बनेगा। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इस यात्रा को अकेले नहीं, अपने आप को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों को साकार रूप देने का प्रयास किया है। जब 11 साल के निरंतर जारी सफर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, एक भाषण के माध्यम से समेटना उतना आसान नहीं है जितनी हमारी कल्पना है। विकसित भारत बनाने के अमृत काल की शुरुआत हुई 2014 से पहले देशवासियों के अंदर एक सोच थी कि इस देश में कुछ हो नहीं सकता, इस देश का भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये वही देश है। इस देश में 2014 से पहले फैमिली पॉलिटिक्स का बोलबाला था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात होने लगी। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का मतलब रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे सरकार के अंदर होता है, इसका स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है 11 साल के कालखंड में। 2014 से पहले देश के अंदर भ्रष्टाचार, घोटाले, तुष्टीकरण की बात सामने आती थी, लेकिन अब विकास, आविष्कार और नवाचार की बात होती है।
कांग्रेस के कालखंड में कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था। मैं दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूं तो केवल अंतिम व्यक्ति के खाते तक, लाभार्थी के खाते तक 25 पैसे पहुंच पाते हैं। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री ने बिचौलियों को, दलाली को खत्म करते हुए जनता के अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचते हैं डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से। पहले एक गरीब को इलाज के लिए सोचना पड़ता था, आज आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। पहले हम आयात पर निर्भर थे, इंपोर्ट पर आश्रित थे, आज हम मेक इन इंडिया की ताकत से एक्सपोर्ट में लीड करते हैं। पहले हम दुनिया की एक अस्थिर अर्थव्यवस्था थे, आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। ये 11 साल विकास, विश्वास और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते भारत को देख भी रहा है और उसको अपने अंदर फील भी कर रहा है। देश की सफलता का श्रेय कभी प्रधानमंत्री जी अपने आप नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सदैव कहा है कि 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से बना हुआ ये देश है और इस सफलता का 11 साल के कालखंड में जो देश ने सफलता अर्जित की है, इस सफलता का श्रेय भी प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ भारतीयों को ही देते हैं। और वो कहते हैं हम बदला नहीं बदलाव में यकीन रखते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। ये एक संयोग ही है जिसको, जो देश निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता था, आज ऐसे ऐसे सशक्त निर्णय हम ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उसके हमने एक न्यू नॉर्मल्स तय की है। आतंकवाद जैसे हमले पर युद्ध जैसी कार्रवाई करते हैं। और ये संयोग ही है, विकसित भारत के अमृत काल के जब 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है। और जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, ये कोई सैन्य मिशन नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, देश के लिए संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। डिफेंस सेक्टर में हम लोग पहले डिपेंडेंसी पे थे, आज हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। आज भारत मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया के जितने डिफेंस में हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाए हैं, पाकिस्तान में वो टेस्टेड और दुनिया में वो अब ट्रस्टेड बन गए हैं। कांग्रेस राज में इंदिरा जी से लेकर मनमोहन तक सिर्फ नारा दिया जाता था, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। हमने नारा नहीं दिया, हमारे आंकड़े बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 27 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मेरा सपना है कि भारत का गरीब सिर्फ आंकड़ों में न हो बल्कि नीति निर्माण का केंद्र बने। और आज उसी के रूप में हम देख सकते हैं, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें गरीब उसके केंद्र बिंदु में है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, अनेक योजनाओं के माध्यम से गरीबों का कल्याण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी मिलकर देश को एक विकसित भारत बनाने में जुटे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल हमारी महान संस्कृति के पुनरुद्धार और धार्मिक जागरण के रहे हैं। इन 11 सालों में विरासत को सम्मान और विरासत की पुरानी गरिमा को वापस दिलाने का भी एक भगीरथ प्रयास उनके नेतृत्व में हुआ है। और जब हम इस भगीरथ प्रयास की चर्चा करते हैं तो हमें राम मंदिर की याद आती है, हमें काशी विश्वनाथ की याद आती है, हमें महाकाल की याद आती है, हमें सोमनाथ जी की याद आती है। और जब हम आतंकवाद या हमारे देश के अंदर कुछ लोग कहते थे ये कभी हो ही नहीं सकता, उन्हीं 11 सालों के अंदर हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाई है, 3 तलाक को खत्म किया है, जीएसटी लागू किया है और वक्फ बिल जैसे सख्त निर्णय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल की सरकार में लिए गए हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल की जो झलक है उसमें साफ दिखता है कि देश ने अंधेरे से उजाले तक, निराशा से आशा तक और भ्रष्टाचार से सुशासन तक की एक ऐतिहासिक यात्रा हम लोगों ने उस एक रूट को तय किया है। और आज जब हम उनके नेतृत्व में नए भारत की एक नई सोच का संकल्पना उनके नेतृत्व में देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में हम इसको बहुत छोटे शब्दों में यदि मैं ब्रीफ करूं तो हम कह सकते हैं
कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सोच में अब जहां तकनीक है वहीं तरक्की है, जहां भाजपा सरकार है वहीं गरीब कल्याण है, शासन अब सेवा है, सरकार अब सहभागी है और सुशासन हमारी संस्कृति है। ऐसे कुछ ये ऐसे आंकड़े हैं, इन पर यदि मैं आंकड़ों पे पर्टिकुलर हर डिपार्टमेंट के आंकड़ों पे जाऊंगा तो एक लंबा समय आप लोगों को भी लगेगा। और मेरा ये मानना है कि चाहे आज ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही हो, चाहे हमारे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चर्चा हो रही हो, ब्रह्मोस की चर्चा हो रही हो, आकाश मिसाइल की चर्चा हो रही हो, INS विक्रांत, तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर की चर्चा हो रही हो, इन सब चर्चाओं में देश आज पूरे विश्व के परिदृश्य में उनके नेतृत्व में देश एक अद्भुत प्रगति के साथ इन 11 सालों में आगे बढ़ा है। और मेरा ये विश्वास है कि 2029 तक बचे हुए जो 4 साल अभी इस कार्यकाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के हैं, उनमें देश एक नए आयाम की ओर आगे बढ़ रहा है। और देश जिस देश के अंदर केवल चर्चा होती थी भ्रष्टाचार की, जिस देश के अंदर चर्चा होती थी केवल सरकारी योजनाओं को कैसे पलीता लगाया जाए, आज उन्हीं सरकारी योजनाओं को देश के गरीब को, साधारण व्यक्ति को सरकार की बहुत ही सरल नीतियों में, पारदर्शी नीतियों के तहत उनके नेतृत्व में देश ने एक अलग प्रकार के विकास के पथ को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। और मेरा ये विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ देशवासी उनके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में लगे हैं और इस संकल्प को हम प्राप्त कर सकेंगे। आज के इस अवसर पर मैं माननीय सांसद, उन्होंने उनकी सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया है, उनकी कार्यशैली को आपने बड़े नजदीक से देखा है। उनके साथ आज की इस पत्रकार वार्ता में यहाँ के प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे अपना विषय इतना ही रखना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उपस्थिति से नए आयाम प्रस्तुत किए हैं और सबके यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश और प्रदेश नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमारे प्रभारी प्रमोद जी, दोनों हमारे अध्यक्ष भाई अभिषेक जी, भाई महेश चौहान जी, और अब ये सिद्ध है कि पार्टी का कार्यकर्ता तपा हुआ है, काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे 46 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे 50 डिग्री हो। आप देख रहे हैं किस तरह पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जोश से आगे लगा हुआ है, पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्हीं की पार्टी के कैसे कार्यकर्ता, ये जो आज वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, दोनों आज देश में 81 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ की आबादी में से लगभग 81 करोड़ लोग में से कोई भूखा नहीं सोया। अब शायद ये विषय सब इतिहास के पन्नों में रह गया कि वहाँ फला भूखमरी आ गई, फला भूख से लोग इतने मर गए, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। आज उन सभी विषयों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने छुआ है कि आज कोई भी व्यक्ति देश में भूखा रहने की सोच के साथ ये देश विकसित देश की श्रेणी में नहीं आ सकता। आज कब तक हम इस दाग को ढोते रहेंगे कि हम एक विकासशील देश हैं। 2047 तक जब 100 साल पूरे होंगे तो हम एक विकसित देश का सपना हम देख रहे होंगे और आज उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो काम हुए हैं वो इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाले हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, हमारे देश के लोग भी सोचते थे, विश्व के लोग भी सोचते थे कि धारा 370 और सेक्शन 35 से इस देश से कभी हटने वाली नहीं है, हट गई है। आज 3 तलाक का विषय हो, वक्फ बोर्ड का विषय हो, राम मंदिर का विषय हो, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का विषय हो, ये सभी चीजें देश की अपेक्षाओं के में थी, लेकिन आज उन सपनों को पूरा करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। देश की आधी आबादी मात्र शक्ति के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने जो काम किए हैं, 33% राजनीति में आरक्षण, लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण, महिला वंदन कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम कि अगर प्रधानमंत्री घर का आवास मिलेगा प्रधानमंत्री योजना में तो उसकी रजिस्ट्री महिला के नाम होगी। ये सब कुछ ऐसे मुद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं को, लखपति दीदी के नाम से महिलाओं के कल्याण का काम हुआ है। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि वो युवा नौकरी मांगने वाला ना बल्कि नौकरी देने वाला बने। मुझे खुशी है कि कल ही आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि अपने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में जो उद्योग लगेंगे उसमें 40% बच्चे अपने यहाँ के लोकल बच्चे लगेंगे, वो अपना नाम पोर्टल पे दर्ज करा सकते हैं। अपने इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो आज टेक्नोलॉजी का ये हब बन चुका है। जिस टेक्नोलॉजी में हमें अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए कल्पना हमारी की थी, आज हम
अंतरिक्ष में भी आज अपनी दर्ज करा चुके हैं अपनी उपस्थिति, और बहुत मजबूत ढंग से। आज उसी तकनीकी की वजह से आज ये आपका गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र नई ऊंचाइयां छू रहा है। देश के सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाने वाला, सबसे ज्यादा औद्योगिकरण वाला क्षेत्र, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला क्षेत्र, और आज देश के सभी हवाई सभी जितने हमारे हाईवेज हैं, सभी हाईवे, चाहे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हो, चाहे ईस्टर्न पेरिफेरल हो, चाहे दिल्ली लखनऊ कॉरिडोर हो, उन सबसे जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये भी गर्व और गौरव की बात है कि मुझे इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया भारत सरकार में 4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रधानमंत्री के रूप में। आज उसका परिणाम अगले 2 महीने में जेवर हवाई अड्डा हमारे सामने आ रहा है। 160 हवाई अड्डे, मुझे ध्यान है जब मैं हवाई अड्डे का मंत्री बना था 2015-16 में, तो देश में कुल 74 हवाई अड्डे थे। आज उन हवाई अड्डों की संख्या 160 हो गई है। प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करे उड़ान माध्यम से, आज वो सपना पूरा हुआ है। आज मेट्रो का जाल, हाईवेज का जाल, संडरवेज का जाल, सबवेज का जाल, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, लॉ एंड ऑर्डर की जो परिस्थिति थी यहाँ पर, धन्यवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, इन्होंने इस क्षेत्र को कानून और व्यवस्था की स्थिति में शीर्ष क्षेत्र बनाया है। और यही कारण है कि आज जितना निवेश यूपी में हुआ उसका 26% गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। ये हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है। आज हमारा गौतम बुद्ध नगर बराबर के एनसीआर के क्षेत्र को, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, साहिबाबाद को बहुत पीछे छोड़ दी चुका है, बल्कि देश के जो कुछ ऐसे भाग थे, चंडीगढ़, बंगलौर जैसे ऐसे क्षेत्रों को भी पीछे छोड़ चुका है। भविष्य इस क्षेत्र का उज्जवल है। आने वाले समय में देश के नहीं, विश्व के कोने के लोग, जब एक यूनिवर्सिटी में हम लोग गए तो पता चला 82 देशों के विद्यार्थी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आज ये मिनी इंडिया बन चुका है आपका गौतम बुद्ध नगर। मुझे खुशी है कि मैं इस क्षेत्र का लगभग पिछले 42 वर्षों से वासी रहा हूँ, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये हब बन चुका है। विश्व स्तरीय चिकित्सा के केंद्र आज आपके गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थापित हो चुके हैं। मैं पूरे देशवासियों की तरफ से, पूरे क्षेत्रवासियों की वजह से, नोएडा गौतम बुद्ध नगर वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं कि 2047 का जो सपना है उनका विकसित भारत का, वो पूरा। धन्यवाद।